पटियाला जेल को दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बचा लिया गया। दहशतगर्दों से असला और पटियाला जेल के नक्शे बरामद हुए। हैरानकुन बात इसलिए है कि इस तरह की खबरें वैसे तो बार बार हमेशा दिखाई जाती हैं, लेकिन कमाल की बात है कि पाकिस्तान का आज का दहशतगर्द भी 1920 में रहता है कि जब अंग्रेज के ज़माने के अंदर किसी दहशतगर्द को पकड़ा जाता था तो उसकी जेब से नक्शा बरामद होता था। जिस मुल्क के अंदर गूगल के ये सब चीज़ें मौजूद हों और पूरे के पूरे नक्शे जो हैं यूं एक से डाउनलोड हो जाते हों और बंदे को अंदाज़ा होता और वो नक्शा लेके घूमता फिरेगा और ख़जाने का राज तलाश करता फिरेगा, शर्म आनी चाहिए इस किस्म की खबरें लगाते हुए। लेकिन इस खबर के पीछे एक मुकम्मल तौर पर एक प्लान होता है, एक शैतानी प्लान होता है कि हमने कल जो कार्रवाई करनी है उसको हम कैसे उसको जस्टिफाई कर सकेंगे। कम से कम इन 50 सालों में कभी ये नहीं आता कि वो जो तबाही से बचाने वाले जिन लोगों को पकड़ा गया था वो मुजरिम किस अदालत में पेश हुए, कहाँ जाके उनको सजा हुई, ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सिंह। मसला ये है कि इस वक्त अडयाला जेल में कौन है, और अडयाला जेल में इमरान खान है। और इमरान खान जो है अडयाला जेल के अंदर उसकी मौजूदगी पूरे के पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को लरसा बरअंजाम किए हुए कि इमरान खान को अगर निकाल दिया गया तो इमरान खान जो है उसके बाद किसी तौर पर भी किसी काम का नहीं रहेगा, लोग इसको टमाटर मारेंगे, इसके लोग जा नहीं सकेंगे। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान की एजेंसीज ये रिपोर्टें लिख रही थी, इमरान खान जो था जब रशिया गया था तो रशिया के अखबारात जो थे वो एक अजीब व गरीब सिनेरियो पेश कर रहे थे कि अगला अहद जो है वो पुतिन, ट्रंप और इमरान का है। जबकि ट्रंप जा रहा था, इमरान खान के बारे में अंदाजा हो रहा था कि अब ये चला जाएगा, क्योंकि साजिश उनको भी पता था और रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत पहले पता चल चुका था कि पाकिस्तान के अंदर इमरान की जो हुकूमत है उसको तख्ता उलटने वाला है। और पुतिन के बारे में भी एक बहुत बड़ी पेशगोई चल रही थी कि पुतिन जो है उसको जेल में भेजा जाएगा, सब कुछ होगा। इमरान खान उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था, उसका मुखालिफ जो यहाँ पर बैठा हुआ था वो पाकिस्तान के बारे में सोच रहा था कि आइंदा इक़्तिदार उसी का होगा। इमरान खान को उतार दिया गया और इमरान खान दिन ब दिन उनके लिए हवा बनता चला गया। इतना बड़ा हवा कि फिर सोचा गया कि उसकी जान कैसे ली जा सकती है। अब वजीराबाद से ज़रा पहले इमरान खान एक स्लो मूविंग ट्रक में जब जा रहा था तो उस स्लो मूविंग ट्रक के अंदर बिल्कुल जैसे एक फायरिंग एस्कॉर्ट के सामने एक शख्स को खड़ा किया जाता है, उस शख्स पर फायर किया गया। और हैरानकुन बात कि ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने यूं करके रुमाल जो था जो हाथ से उस बंदे का हाथ उठाया और उसकी गोलियां जो है उसकी बौछार जो है ऊपर से निकल गई और इतने में दूसरी तरफ से जो फायर आया उसने में पूरा का पूरा काफिला नीचे गिर गया और 13-14 लोगों को गोलियां मिल लगी। इसमें से एक फायर जो था उस शख्स को भी लगा जिसने नीचे से अपने एक और साथी को फायर किया था, हवा बन गया था। और समझते थे अभी अगर इसको हम कर्व कर लेते कुछ देर के लिए पाकिस्तान में आग लगेगी, बेनज़ीर के लिए सूरत हाल होगी और उसके बाद आहिस्ता समझ जाएंगे, फिर जिसको चाहेंगे हम ले आएंगे। जरदारी भी तो आ गया था, फिर उसके बाद 9 मई आ गया। 9 मई की जो सूरत हाल है उसको बाकायदा पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कैफियत के अंदर लेके जाया गया कि जैसे पाकिस्तान में आज तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर कभी इस किस्म का हमला नहीं हुआ। तो बेशुमार इवन 1971 के वाक़े को भी इतना खौफनाक वाक़या नहीं समझा जाता जिसके अंदर आधा मुल्क चला गया था, लेकिन एक ऐसी कैफियत बना के पेश किया गया। और उस दौरान पूरे पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तारियां भी हुई। बहुत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने वो कुछ किया, पाकिस्तान की तमाम सिविल इंतजामिया ने, क्योंकि उस वक्त तो हुक्मरान जो थे वो शहबाज शरीफ ने किया कि वो तमाम काम, कभी औरतें गिरफ्तार नहीं हुई थी, कभी औरतों को ससुराल मार रख लिए गए, कभी छोटे छोटे 14-15 साल के बच्चों को नहीं उठाया गया था, ये सब कुछ किया गया, कौम पे काबू पा लिया है। अब हम जो भी शख्स उठेगा हम उसको गद्दार समझ के हम उसको फारग कर देंगे और फिर उसके बाद पार्टी के साथ वो कुछ किया गया। जैसे मैं कहता हूँ कि पोलिंग डे के अंदर धांधली करना नामुमकिनात में से हो गया जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम किस तरह आगे लेके निकलेंगे उसको। पाकिस्तान के अवाम ने दुनिया की तारीख के अंदर एक ऐसी कौम के तौर पर अपने आप को साबित किया है कि जिसके बारे में इस वक्त ये कहा जा रहा है कि दुनिया पूरी के अंदर कहीं भी इलेक्शंस के अंदर इतनी ज्यादा खौफनाक किस्म की रिगिंग और इतनी खौफनाक किस्म की जो फोर्सेस के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने इस तरह बिहेव किया कि उन्होंने बावजूद इन तमाम चीजों के साबित कर दिया कि हम किसके साथ हैं। यही वो बात है कि जिसने पाकिस्तानी कौम ने ये बात तय कर दी कि पाकिस्तान की कौम इस बात को तस्लीम तो करने को तैयार है कि पाकिस्तान के उसके अंदर एक वाकया हुआ था 9 मई के दिन, कुछ जगहों पे कुछ मुकद्दसात जो थे उन पे हमला हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की कौम ये तस्लीम करने को तैयार नहीं कि ये हमला पीटीआई या उसके साथियों ने किया था।
यानी बड़े चैन से सो गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों चीफ सेक्रेटरी और चारों आईजी, और समझते थे कि अगले दिन इमरान खान की पार्टी जो थी वो चूंकि पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, उसके जो सपोर्टेड कैंडिडेट थे उनको तो कोई जानता नहीं, ना उनका इंतखाब उनको जानता है। 10 या 15 वोट सीटें ले गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए उन्होंने 5 बजे तक सबको कहा जो मर्जी जिसको फॉर्म 45 देना है दे दो। क्या होगा, वोट इनके होंगे नहीं, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है। 5 बजे तक वो उन्होंने सब कुछ देने के बाद फिर चैन के बाद जब वो सो गए, क्योंकि जाहिर बात है 5 लाख पोलिंग स्टाफ और 97,000 पोलिंग स्टेशन से आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट नहीं दे सकती कि फला जगह इतना काउंट हो रहा है तो पीटीआई जीत रही है, फला जगह इतना काउंट हो रहा है। वो तो जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए और जब वो रिजल्ट्स जो है आगे पहुंचना शुरू हुए और जब उसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर जो थे उन्होंने रास्ता अख्तियार किया रिटर्निंग अफसर का, तो रिटर्निंग अफसर के सामने वो लोग वहां पर पहुंचे तो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पर काबू पाके उसको जो कुछ चाह कर लिया गया। अब उसके इतने मज़ा का खेज नतायज बरामद हो रहे हैं कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं आपको फॉर्म आप देखते जाएं और आप हंसते चले जाते हैं। और फिर हैरान कौन बात यह है कि हुआ यह कि सिर्फ मतलब किसी आदमी के अगर 94 वोट हैं तो 194 कर दिए गए, किसी के अगर 110 हैं तो 1110 कर दिए गए। यही वजह हुई कि जिन पोलिंग स्टेशनों में आमतौर पर वोट बढ़ाए गए वहां 90% तक जो थे वोट डाले गए और बाकी जगह पे वही 35-40% रह गए। ये इतने भोंडेपन से हुआ कि अगर आज किसी वक्त भी इंडिपेंडेंट कोई एक अदालत के सामने जब मामला पेश हो तो इसको उड़ा के रख देगा। वो जो मरीम नवाज ने कहा हम आहनी हाथों से निपटेंगे, आपके पास आहनी हाथ नहीं है, इसलिए कि आहनी हाथ जो है वो निपटा जाता है दहशतगर्दों या शिद्दत पसंदों या तशद्दुद करने वालों या मिसक्रिएंट्स के खिलाफ। पूरी कौम के खिलाफ आहनी हाथ नहीं चला करते। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आप एक जाली मैंडेट से आके बैठे हुए हो, और जाली मैंडेट तो जुल्फकार अली भुट्टो 1977 के अंदर 3 महीने से ज्यादा नहीं चला सका, आप क्या चला सकेंगी? ये है वो कैफियत जिसके अंदर सोचा यह जा रहा है कि कोई ऐसा तरीका किया जाए कि किसी ना किसी तरीके से इस मामले को निपटा दिया जाए। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका की, उसने एक फैसला किया है कि जो कि बाकी तमाम तर पाकिस्तान के जमहूरी सोच रखने वाले जो पाकिस्तान के एंकर्स बैठ के कहा करते थे, वो देखें कैसी सजा दी उन्होंने, वो कैपिटल हिल में चले गए, अब वो ट्रंप को पकड़ के इमरान खान की तरह सजा दे देंगे। देखिए ट्रंप गया कि गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अवाम को फैसला करना है कि वो किस शख्स को सेलेक्ट करेंगे। और इस वक्त ट्रंप की फिदा यह है कि उसके मुकाबले में कोई कैंडिडेट जो है वो वहां पर खड़ा नहीं हो सकता। ट्रंप के आने से इमरान खान का क्या ताल्लुक है, इमरान खान की सिचुएशन कैसे इंप्रूव हो? एक तो यह है कि ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने अपने इलेक्शन के दौरान कम से कम 2 दफा इमरान खान का नाम लिया है। ट्रंप के आने के बाद 2-3 चीजें हैं जो बुनियादी तौर पर अमेरिका की पूरी सियासत में तब्दील हो जाएगी, जो पहले भी तब्दील हुई थी और अमेरिका ने ट्रंप को, अमेरिकन जो कॉर्पोरेट कल्चर था उसने उठा के परे मारा और ट्रंप को नहीं आया, क्योंकि ट्रंप बुनियादी तौर पर अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 1 घंटे के लिए भी नहीं रहा। वो एक सरमायादार आदमी था, पैसा था उसके पास, और उस शख्स ने 2 काम किए थे। पहला तो उसने कहा था कि देखो कोई भी नेशन अनएंडिंग वॉर नहीं लड़ा करते, इसलिए मैं यहां से निकलने का, अफगानिस्तान से निकलने का मैंने फैसला कर अफगानिस्तान में चले गए। और फिर बाइडेन को उस पर अमल करना पड़ा कि पॉलिसी थी जिसने अमेरिका को उस ब्लीडिंग सूरत से निकाला। वजह क्या थी? ट्रंप ने जिस वक्त बुलाया इस सारे एक्सपेंडिचर को तो उसको पता चला कि अमेरिका ने $3,000 अरब जो है वो अफगानिस्तान में खर्च कर दिए। अब $3,000 अरब जो है उससे पूछा गए कहां? मैंने कहा $2,300 अरब जो है ये गए हैं 5 कंपनीज को जो कि असला बनाती हैं, हमने असला खरीदा उनसे, नाइट विंड डिवाइसेस खरीदती हैं, होमवर्क टैंक खरीदते हैं अपना। बाकी उसने कहा 300 अरब जो हैं ये हमने उन कंपनीज को दिए हैं, वो कंपनियां जो कि मर्सनरीज मतलब ब्लैक वाटर वगैरह जो है वो देते उनको दिए। तो उसने कहा अमेरिकन टैक्स पेयर की मनी खर्च हो अफगानिस्तान के अंदर और कमाएं ये 5, उसने कहा हम यहां नहीं रहेंगे, हम इस अनएंडिंग वार को खत्म करेंगे। सिचुएशन ये है कि ट्रंप पाकिस्तान की इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट जो है और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में समझता था कि वो क्लियर नहीं है, इसलिए उसने आते हुए कहा था हमने इसको इतने पैसे दिए हैं और ये कहां खर्च किए, हम हिसाब लेना चाहते हैं। तो ये है वो सिनेरियो जिसके अंदर 6 माह हैं हमारे पास, हमारी इस वक्त की मुख्तलिफ कुव्वतों के पास। इन 6 माह के अंदर 25 अक्टूबर को काजी फायज ईसा साहब ने चले जाना जुमे वाले दिन, और मंगल के 5 नवंबर 2024 को ट्रंप का इलेक्शन जो है वो जीत के सामने आ जाएगा। और उस वक्त तक आपने पाकिस्तान की इस मौजूदा हुकूमत को मजबूत करना है। लेकिन मजबूत कैसे करेंगे? सबसे पहला सबसे बड़ा टास्क है वो IMF है, जिसके तहत आप चलते हैं और आपने आगे बढ़ना। क्या IMF आपको बेल आउट करेगा?
اور اگر بیل آؤٹ کرے گا تو تقریباً 128 اس کی سبسڈیز جو ہیں اس کی آئٹمس پہ سبسڈی آپ کو ختم کرنی پڑیں گی. اور پھر جو کچھ آپ کی قیمتیں ابھی سے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں تو پاپولیرٹی کا لیول کیا آئے گا, اور شہباز شریف کہاں پہ کھڑے ہوں گے, اور باقی زرداری آگے اول تو پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا آگے. یہ ہے وہ سچویشن جس کے اندر اگلے 6 مہینے اہم ہیں.